हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन। तो आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन एंड अडेप्टिव रेडिएशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है कि कोई स्पीसीज़ या एनिमल अनरिलेटेड, जो आपस में रिलेट नहीं करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज से वो आते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहते हैं। उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो एक सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, आपस में एक सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। उनके पास कोई कॉमन सिमिलरिटी रहेगी एक सिमिलर स्ट्रक्चर में, क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए वो स्ट्रक्चर का उस तरह के रिक्वायरमेंट है, उस तरह की स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। तो उस तरह के इवोल्यूशन को जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, एक स्पीसीज इस तरफ से है, एक इस तरफ से आई, लेकिन एक सिंगल पॉइंट में उन्होंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया तो वहाँ सर्वाइव करने के लिए। तो इस तरह का जो इवोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और इसका एक एग्जांपल है, जैसे एक डॉल्फिन एंड शार्क है। तो शार्क एक फिश है एंड डॉल्फिन एक मैमल है, बट वो दोनों वाटर में सर्वाइव करते हैं। तो वाटर में सर्वाइव करने के लिए दोनों को क्या चाहिए? स्विफ्ट मूवमेंट करने के लिए स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप चाहिए उनका। तो वो उनके पास है, इसलिए वो वाटर में सर्वाइव कर पा रहे हैं, लेकिन हैं दोनों बिल्कुल डिफरेंट। एक फिश है और दूसरा मैमल है। और एक और एग्जांपल इसका हम बोल सकते हैं कि जो विंग्स ऑफ बर्ड्स हैं, बैट्स हैं एंड फ्लाई हैं, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। जो बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं, बैट्स के एंड फ्लाइज के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है वो एनालॉगस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। एनालॉगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनका एंसेस्ट्रल जो ओरिजिन होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब उनके कॉमन एंसेस्टर नहीं होते हैं, बट उनके स्ट्रक्चर जो हैं वो सेम होते हैं। ऐसे स्पीसीज जिनके एंसेस्टर सेम नहीं हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर सेम है, ऐसे स्पीसीज को हम ऐसे स्ट्रक्चर को हम एनालॉगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो है एनालॉगस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। ये इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए है इसमें, ठीक है। और आपको अगर एनालॉगस स्ट्रक्चर और होमोलॉगस स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा जानना है तो हमारे चैनल पे इसके बारे में प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज होमोप्लाजी। तो होमोप्लाजी क्या होता है कि अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज कॉल्ड होमोप्लाजी। तो जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कन्वर्जन इवोल्यूशन के रिजल्ट की वजह से होते हैं, तो इस चीज़ को हम होमोप्लाजी भी बोलते हैं। तो जैसे कि द बींग्स ऑफ द वर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट आर होमोप्लास्टिक फीचर बिकॉज कॉमन एंसेस्टर ऑफ दीज थ्री ग्रुप्स लेक विंग्स। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो बर्ड्स के बींग हैं, बैट के बींग हैं, इंसेक्ट के बींग हैं, वो होमोप्लास्टिक फीचर को शो करते हैं क्योंकि इनका जो कॉमन एंसेस्टर हैं उनमें जो है विंग्स थे ही नहीं। तो होमोप्लासी उस चीज़ को कहते हैं कि वो जो एंसेस्टर होते हैं ना उनमें वो चीज़ नहीं होती है, लेकिन ऑफस्प्रिंग में, प्रोजेनी में वो चीज़ डेवलप हो जाती है। वो चीज़ को हम होमोप्लाजी कहते हैं, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल है कि स्पाइंस जो हैं, जिनको हम मॉडिफाइड लीव्स भी कहते हैं, एंड थॉर्न्स जो हैं, जो मॉडिफाइड स्टेम है प्लांट्स में, इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जांपल ऑफ होमोप्लाजी। क्योंकि स्पाइन एंड थॉर्न्स आर लुक सिमिलर, क्योंकि स्पाइंस और थॉर्न्स जो हैं वो दोनों सिमिलर दिखते हैं, बट वो दोनों क्या करते हैं? प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बट द प्लांट टू विच दे बिलोंग आर डिस्टेंटली रिलेटेड। पर जिस प्लांट से वो बिलोंग करते हैं वो दूर दूर तक जो है उनके एंसेस्टर आपस में कोई एंसेस्ट्रल सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। तो जो होमोप्लास्टिक सिमिलरिटी है कैन बी, वो कैसी भी हो सकती है। जो होमोप्लास्टिक सिमिलरिटी है वो एनाटॉमिकल हो सकती है, फिजियोलॉजिकल हो सकती है और बिहेवियर भी हो सकती है। तो ये कैसी हो सकती है? द नेक्स्ट इज अवर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच टू और मोर रिलेटेड स्पीसीज बिकम मोर एंड मोर डिसिमिलर। ओके, इन दिस केस द सिमिलरिटी इज ड्यू टू द कॉमन ओरिजिन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन प्रोड्यूस होमोलोगस स्ट्रक्चर। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ऐसे होता है, एंसेस्टर कॉमन है, आगे चलते गए और यहाँ पे जो है कॉमन स्पीसीज जो है डिफरेंट होती गई, डिसिमिलर होती गई। मतलब कॉमन एंसेस्टर और ओरिजिन, बट जो स्ट्रक्चर है उनका उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए वो डिफरेंट हो गए। और इसका बेस्ट एग्जांपल है डार्विन फिंचीज। वहाँ हमने देखा था कि
80 वेराइटी ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट फिंचेस जो हमें मिली थी बर्ड्स की, उन सब के जो बीक्स के जो चोंच थी उनकी उनके चेंज शेप एंड साइज बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट थे, क्योंकि वो एक आइलैंड में आ गए थे, गैलापागोस आइलैंड में, और वहाँ पर जो है वो सर्वाइव करने के लिए उनको वो चीज़ें अलग अलग हिसाब से अपने अंदर डेवलप करनी पड़ी। और एक और एग्जाम्पल है इसका कि 5 डिजिट पेंटाडेक्टाइल लिम्स लाइक द ह्यूमन बैट एंड व्हेल। ये भी एक है, देखो कि जो हमारे जो 5 डिजिट जो जैसे हमारे 5 फिंगर होते हैं लिम्स में, तो वैसे ही बैट्स में होते हैं, व्हेल्स में होते हैं। दे ऑल हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, बट सब डिफरेंट डिफरेंट हो गए पर्पज सबके। हम अपने जो हमारे जो लेकिन जो एंसेस्टर सबका कॉमन है, स्ट्रक्चर सबके अलग अलग हो गए। ह्यूमन हमारा स्ट्रक्चर अलग है, बैट्स का अलग है, व्हेल का अलग है, करेक्ट। तो इस तरह के इवोल्यूशन को जो एक कॉमन एंसेस्टर से शुरू होता है, लेकिन बाद में दो डाइवर्ज हो जाता है डिसिमिलरिटी की तरफ, उसको कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है प्रोड्यूस करता है होमोलॉगस स्ट्रक्चर। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये भी याद रखना है आपको, ये कंफ्यूजिंग है। कन्वर्जेंट जो है एनालॉगस करता है प्रोड्यूस स्ट्रक्चर, एंड डाइवर्जेंट जो है होमोलॉगस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन इज यूज टू डिस्क्राइब द केस वेयर टू और मोर स्पीसीज रेसिप्रोकली अफेक्ट ईच अदर इवोल्यूशन। तो ये इस तरह का केस दिखाता है कि भाई जो को इवोल्यूशन है ना, यहाँ पे वो एक या दो स्पीसीज जो है एक दूसरे के इवोल्यूशन को इफेक्ट करती हों, ठीक है, उस तरह के इवोल्यूशन को हम को इवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये कॉमन चल रहा है, पैरेलल को इवोल्यूशन होता जा रहा है आगे। तो इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इवोल्यूशनरी चेंज इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। अगर मान लो प्लांट की मॉर्फोलॉजी में कोई इवोल्यूशनरी चेंज हो गया, उस मॉर्फोलॉजी के चेंज की वजह से जो हर्बीवोर हैं, हर्बीवोर वो एनिमल होते हैं जो प्लांट को खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, जो प्लांट को खाते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ को भी वो, इवोल्यूशन को भी वो अफेक्ट करेगा अगर प्लांट ने अपनी मॉर्फोलॉजी में चेंज कर दिया तो। क्योंकि प्लांट के ऊपर तो हर्बीवोर डिपेंड है, और प्लांट में हो गया इवोल्यूशन, तो क्या हुआ, हर्बीवोर को भी इवोल्यूट होना पड़ेगा, नहीं तो हर्बीवोर जो है अफेक्ट होगा उनके इस इवोल्यूशन से। इस तरह के इवोल्यूशन को बोलते हैं को इवोल्यूशन। मतलब जो एक स्पीसीज के इवोल्यूशन पे दूसरी स्पीसीज का इवोल्यूशन जो है इफेक्ट हो जाए या सर्वाइवल इफेक्ट हो जाए, उसको बोलेंगे को इवोल्यूशन। और को इवोल्यूशन लाइकली टू हैपन व्हेन स्पीसीज हैव क्लोज इकोलॉजिकल इंटरेक्शन विद वन अनदर, करेक्ट। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया। अगर किसी स्पीसीज का आपस में क्लोज इकोलॉजिकल अट्रैक्शन है, वैसे केसेस में को इवोल्यूशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दीज इकोलॉजिकल रिलेशनशिप इंक्लूड, फर्स्ट है प्रीडेटर प्रे एंड पैरासाइट होस्ट, कम्पिटिटिव स्पीसीज एंड म्यूचुअलिस्टिक स्पीसीज। तो ये किस केसेस में को इवोल्यूशन ज़्यादा होता है, जहाँ पे प्रीडेटर और प्रे का रिलेशन हो। प्रीडेटर होता है जो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे लॉइन जो है बकरी को खाता है, तो बकरी प्रे हुआ, प्रीडेटर हो गया लॉइन, ओके। एंड पैरासाइट एंड होस्ट, पैरासाइट मान लो कौन हो गया, पैरासाइट हो गया बैक्टीरिया को, आप माइक्रोऑर्गेनिज्म को आप पैरासाइट बोल सकते हो, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है और उसको उसकी मशीनरी को, उसके फूड को, सब कुछ यूज़ करता है, उसको नुकसान भी पहुंचाता है, और हो गया पैरासाइट। और होस्ट हो गया जिसके ऊपर वो डिपेंड है, और दूसरा हो गया कम्पिटिटिव स्पीसीज में और म्यूचुअलिस्टिक स्पीसीज में, ओके। और देन इसका एक एग्जांपल है कि जैसे सेंट्रल अमेरिका में अकेजिया करके स्पीसीज एक है, तो जिसमें क्या है, हॉलोथॉर्न्स एंड पोर एट द बेसिस ऑफ द लीव्स में पाए जाते हैं, जहाँ से वो नेक्टर सीक्रेट करता है। मतलब वहाँ से वो थोड़ा सा नेक्टर, मतलब जूस के जैसे जूसी कोई चीज़ जो है रिलीज करता है। अकेसिया का एक है स्पीसीज जो अमेरिका में पाया जाता है, तो उसके हॉलोथॉर्न्स एंड पोर्स हैं उसके बेसिस, लीफ के बेसिस में, जहाँ से वो एक नेक्टर सीक्रेट करता है। तो इस हॉलोथॉर्न्स में क्या होता है, नेस्ट साइट ऑफ सम स्पीसीज ऑफ एंट। तो इस हॉलोथॉर्न्स में कुछ एंट की स्पीसीज होती हैं जो यहाँ पे रहती हैं और उसको नेक्टर को यूज़ करती हैं, ड्रिंक करती हैं। एंड बट एंट आर नॉट जस्ट टेकिंग एडवांटेज द प्लांट, बट वो जो एंट है ना, वो प्लांट का एडवांटेज नहीं ले रही है, बल्कि वो प्लांट को प्रोटेक्ट भी कर रही है, अकेसिया प्लांट को अगेंस्ट अ हर्बीवोर से। वो वहाँ रह भी रही है, उसका नेक्टर यूज़ कर रही है, तो वो एक म्यूचुअलिस्टिक स्पीसीज का काम कर रही है और उसको प्रोटेक्ट कर रही है हर्बीवोर से, एनिमल से,
जो एनिमी से। ओके, देन नेक्स्ट इज अवर पैरेलल इवोल्यूशन। तो पैरेलल इवोल्यूशन भी एक कॉमन स्पीसीज से ओरिजिनेट होगा और आगे जाके डाइवर्ज हो जाएगा। पैरेलल इवोल्यूशन को हम कह सकते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कह सकते हैं इसको। पैरेलल इवोल्यूशन इज द डेवलपमेंट ऑफ सिमिलरिटी सेपरेट बट रिलेटेड इवोल्यूशनरी लाइनेज थ्रू द operation of similar selective factor on both lines. तो parallel evolution is similar to convergent in that similar adaptation arise in different species. The main difference is the parallel evolution, the two species have relatively recent common ancestor. तो ये convergent evolution की तरह ही होता है parallel evolution, but इसका एक डिफरेंस होता है पैरेलल इवोल्यूशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के साथ में। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में, लेकिन स्ट्रक्चर जो है सेम होती है। और पैरेलल इवोल्यूशन में जो एंसेस्टर है, ओरिजिन है, वो कॉमन होगा और बाकी जो है कन्वर्जेंट होगा। ये इसका और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का डिफरेंस है। तो पैरेलल इवोल्यूशन क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर को सेपरेट स्पीसीज के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, वो बात करेक्ट है, सेम जैसे कि हमने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में रीड किया। बट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, जो एंसेस्ट्री होती है वो कॉमन ओरिजिन नहीं होते हैं, जो स्पीसीज होती है वो कॉमन ओरिजिन की नहीं होती हैं। बट पैरेलल इवोल्यूशन में स्पीसीज कॉमन ओरिजिन की होती हैं और उनकी स्ट्रक्चर भी सिमिलर होती हैं। ये एक डिफरेंस है पैरेलल एंड कॉमन में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नाउ इज अडेप्टिव रेडिएशन। तो अडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है, ये एक इवोल्यूशनरी पैटर्न होता है इन विच मैनी जो रिलेटेड स्पीसीज हैं वो इवॉल्व होती हैं कहाँ से, सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज से। ऐसा पैटर्न जहाँ पे, ऐसा इवोल्यूशनरी पैटर्न जहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज जो हैं एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज से इवॉल्व हुई हों, उसको कहेंगे अडेप्टिव रेडिएशंस। अडेप्टिव मतलब हो गया अडेप्टेशन, किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना। एंड रेडिएशन आपको पता है, रेडिएशन एक सनलाइट जैसे निकलती है, बहुत सारी रेडिएशन। तो इन्होंने इस तरह से यूज़ कर लिया कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, एक एनवायरनमेंट पे बहुत सारी डिफरेंट सेम टाइप की स्पीसीज आई जिनके कॉमन एंसेस्टर थे, कॉमन ओरिजिन था। और जब वो वहाँ पे रहने लगी तो उन्होंने अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने के लिए डिफरेंट जो है अपने अंदर चेंजेस डेवलप किए। उस चीज़ को अडेप्टिव रेडिएशन उन्होंने नाम दे दिया। ठीक है, तो अडेप्टिव रेडिएशन मोस्ट कॉमनली अकर व्हेन ए स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुली इन्वेड एन आइसोलेटेड रीजन वेयर फ्यू कंपीटिंग स्पीसीज एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वहाँ पे अकर होता है जहाँ पे कोई स्पीसीज किसी नए इन्वायरमेंट को इन्वेड करती है और वहाँ पे ज़्यादा जो फ्यू कंपीटिंग स्पीसीज जो है वहाँ पे एग्जिस्ट करती हों पहले से ही। ऐसे इन्वायरमेंट में जो है अडेप्टिव रेडिएशन जो है होता है। ओके, और इसका डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है डार्विन फिंचीज, जो गैलापागोस आइलैंड में हमने रीड किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो इसके गैलापागोस आइलैंड के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे 14 स्पीसीज जो थी, 14 स्पीसीज ऑफ डार्विन फिंचीज, जो फिंचीज की जो पाई गई थी गैलापागोस आइलैंड में, वो सारी स्पीसीज में उनकी जो बीक साइज थे बिल्कुल डिफरेंट थे अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिटेट। कि मतलब ईटिंग के हिसाब से किसी के बीक छोटा था, किसी का बड़ा था, कोई सीड खाता था, कोई कीड़े खाता था, कोई लीव्स के अंदर कीड़े ढूंढता था, कोई इंसेक्ट खाता था। तो सबका जो साइज था ना बीक का वो डिफरेंट था, लेकिन उनका जो एंसेस्ट्रल ओरिजिन था वो कॉमन था। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।